नमस्कार। आज हम द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन और राजनीति के पहले टॉपिक तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझेंगे। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझाने से पहले मैं आपको फ्रीमैन की परिभाषा बताना चाहूँगी। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। दो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं और सरकारें। तो उनके बीच जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, विवेचन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, वही फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। और आगे हम बात करें तो आधुनिक राजनीति शास्त्र का अब राज्य से प्रारंभ और अंत नहीं होता है। अगर शुरुआत में हमने प्रथम वर्ष में जैसा कि पढ़ा था व्यवहारवाद में कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वो राज्य था, अब उस अध्ययन बिंदु को, केंद्र बिंदु को थोड़ा विस्तारित कर दिया गया है। और विस्तारित इस रूप में कर दिया गया है कि अब राजनीति विज्ञान में जो हमारे विदेशी सरकारें हैं या जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में जो जो सरकारें कार्य कर रही हैं उनके संविधानों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब इसमें जो है राजनीति विज्ञान में वर्षों से प्रचलित परंपरागत अवधारणाओं जैसे राज्य, सरकार, कानून, सत्ता के स्थान पर और अब नई अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा है ताकि राजनीतिक क्रिया की गहराइयों में झांका जा सके। इसलिए समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक विकास जैसी नई अवधारणाओं का प्रयोग भी किया जाने लगा है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमने डेविड स्टन की अप्रोच पढ़ी थी प्रथम वर्ष में, निवेश निर्गत उपागम, आपको शायद ध्यान होगा। तो उसमें हमने ये देखा था कि व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, निर्गत और निवेश किस प्रकार से कार्य करते हैं, पर्यावरण उन्हें कैसे प्रभावित करता है, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था, जिसमें हमने लुशियन पाई की अवधारणा को पढ़ा था। और उन्होंने जो राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताई थी, क्षमता, समता, क्षमता और राजनीति विभिन्नीकरण, उसके बारे में हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था। ऐसे ही नई विचारधाराओं का आना तुलनात्मक राजनीति में ये दर्शाता है कि अब अध्ययन का विषय सिर्फ राज्य, सरकार और कानून नहीं है, बल्कि अध्ययन का विषय अब परिवर्तित होकर नई अवधारणाओं को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य युक्त शास्त्र ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। इसी में आमंड और पावेल ने कुछ परिभाषाएं या कुछ मौलिक मंतव्य, जिन्हें हम कह सकते हैं, वो उन्होंने दिए हैं। जिसमें सबसे पहला उन्होंने दिया है पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण। उनका ये कहना है कि वेस्टर्न की जो कंट्रीज़ हैं और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनकी संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है संस्थाएं। संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? इंस्टीट्यूशंस का मतलब यहाँ पर है जैसे कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन, एकात्मक शासन और सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, ये सब अलग अलग शासन के अंगों के इंस्टीट्यूट हैं। विधानसभा, लोकसभा, दीज आर इंस्टीट्यूशंस। तो उनका एक साथ विश्लेषण किया जाएगा, पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों का।
फिर इसके बाद दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग में अध्ययन किया जाएगा। जो जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाएगा। तीसरा है तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत में संबंध स्थापित करना। अब इसके बाद अध्ययन के बाद राजनीतिक सिद्धांत जो बनेंगे उन सिद्धांतों में आपस में संबंध स्थापित करना, ये इसका तीसरा मंतव्य है। इसके बाद हम देखें तो अगर आपसे ये पूछा जाता है, आमतौर पे परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताइए, तो अर्थ में आपको एक ऐसी परिभाषा या एक ऐसे अर्थ को लेना है जिसमें सब चीज़ें सम्मिलित हो जाएं। जैसे मैंने आपको ये बताया है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार का ऐसा तुलनात्मक अध्ययन है जिससे उनकी समानता असमानता का ज्ञान हो तथा उन्हें समझने, उनके स्पष्टीकरण देने और उनके संबंध में भविष्यवाणी करने तथा राजनीतिक सामान्यीकरण स्थापित करने की स्थिति उत्पन्न हो सके। तो जो चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं, आपको शुरुआत से अगर हम लें तो सबसे पहली बात व्यवस्थाओं और संस्थाओं, और तीसरी राजनीतिक व्यवहार, उनमें समानताएं क्या हैं, असमानताएं क्या हैं, ये समझने के बाद फिर हम ये भविष्यवाणी करने की स्थिति में आ जाएं या ऐसे सामान्यीकरण के सिद्धांत प्राप्त कर लें जिससे हम सिद्धांत का निर्माण कर सकें, तो वह तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। ये हम ओवरऑल एक परिभाषा दे सकते हैं तुलनात्मक राजनीति की। अब आता है तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। विश्लेषणात्मक आनुभविक खोज, एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। इसके विषय क्षेत्र के संदर्भ में जो विषय क्षेत्र में हम लोग क्या क्या सम्मिलित करेंगे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल बताया है कि अगर आपके प्रश्न आए तो आपको विषय क्षेत्र के संदर्भ में यही जवाब देना चाहिए। तो विश्लेषणात्मक आनुभविक खोज, एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आनुभविक अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। अधिकता स्वयं राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के बजाय उनमें क्रियाशील कार्यकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि संस्थाओं का अध्ययन करते समय आप संस्थाओं को जो चलाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें हम पॉलिटिकल एक्टर्स कहते हैं, जैसे कि जो प्रधानमंत्री के पद को धारण करता है, जो राष्ट्रपति के पद को धारण करता है, उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना, उनके अनुभव का अध्ययन करना विश्लेषणात्मक आनुभविक खोज कहलाता है। एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2, अवसंरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययता औपचारिक संरचना की बजाय अवसंरचनाओं के अध्ययन को अधिक महत्व देता है। वह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, मत व्यवहार, लोकमत आदि के अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वह उन तत्वों का अध्ययन करता है जिनका प्रभाव राजनीतिक निर्णय पर पड़ता है। तो तुलनात्मक राजनीति का दूसरा विषय क्षेत्र है अवसंरचना का अध्ययन करना या इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तो आती ही हैं, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और वोटिंग बिहेवियर और लोकमत, इन सब की तरफ भी हमें अध्ययन में शामिल किया जाता है। तीसरा है विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। अब इसमें जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं वो शामिल हैं।
तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकसित पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों के अध्ययन के साथ साथ गरीब और पिछड़े हुए अफ्रो एशियाई जगत की सरकारों के अध्ययन पर भी बल दिया गया है। तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन अब कुछ चुनी हुई यूरोपीय अथवा अमेरिकी सरकारों का अध्ययन नहीं रहा है। यह विकसित पश्चिमी सरकारों का अध्ययन तो है ही, पर यह गरीब अफ्रो एशियाई जगत के पिछड़े हुए देशों की विकासशील राजनीति पद्धतियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। मतलब अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ का अध्ययन कर रहे थे। अब हमें अध्ययन में उन राष्ट्रों को भी सम्मिलित करना है जो कि पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, अफ्रो एशियाई जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की सरकारों का भी अध्ययन करना है। नेक्स्ट है नंबर 4, अंतः शास्त्रीय उपागम। फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान आदि का भी अध्ययन किया जाता है। लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का अध्ययन किया है जिन्हें उन्होंने समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से ग्रहण किया है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विद्वानों द्वारा अंतः शास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण ये कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति आ गई है। ये हमने प्रथम वर्ष में भी आपने पढ़ा था, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये व्यवहारवाद की विशेषताओं में हमने देखा था एकीकरण। तो उसमें हमने ये देखा था कि जब हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो अगर हम उसके हर परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखें, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, तो हमें उसके अध्ययन में ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। वही चीज़ इन्होंने भी कही है। इन्होंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते समय हमें सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी इन सब चीज़ों को भी अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। उस परिप्रेक्ष्यों को भी अध्ययन किया जाना चाहिए। नंबर 5 है मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत, वैल्यू फ्री पॉलिटिकल थ्योरी। तुलनात्मक राजनीति का संबंध वस्तुओं के आदर्श रूप से न होकर उनके वास्तविक रूप से है। अतः तुलनात्मक राजनीति में मूल्य मुक्त राजनीतिक सिद्धांत से मूल्य युक्त सिद्धांत का स्थान ग्रहण कर लिया है। तुलनात्मक राजनीति के अध्येताओं का सरोकार वस्तुओं के आदर्श रूप में उन्हें किस प्रकार का होना चाहिए इससे न होकर उनके वास्तविक रूप से हो गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार के हम मूल्य मुक्त अध्ययन की बात कर रहे हैं उसकी जगह हमने यहाँ मूल्य युक्त अध्ययन को शामिल किया है। हम आदर्श रूप में उन्हें किस प्रकार का होना चाहिए उस पर न ध्यान देते हुए इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि वास्तविक रूप क्या है, वास्तविकता से बहुत अधिक सरोकार रखते हैं। इसलिए अब विषय क्षेत्र में मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से संक्षेप में एक बार दोबारा इसको देखेंगे तो सबसे पहला विषय क्षेत्र है विश्लेषणात्मक अनुभविक खोज, एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशंस, अवसंरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 3 विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल, एफ्रो एशियन कंट्रीज़ को भी अध्ययन में सम्मिलित किया जाए। नंबर 4 अंतः शास्त्रीय उपागम, अन्य विषयों को भी आप अपने अध्ययन में सम्मिलित करें। नंबर 5 है मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत कि मूल्य युक्त तो हो पर साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हम आदर्श के साथ वास्तविक स्वरूप का भी हमें ज्ञान होना चाहिए या वास्तविक स्वरूप के बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो संक्षेप में भी कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में हाल ही के उन लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है जिन्होंने अपने अध्ययन के क्षेत्रों में विश्व के अधिक से अधिक देशों,
विशेषकर अफ्रो एशियाई और लैटिन अमेरिकी जगत के देशों को शामिल करके अपने विषय में विस्तार को व्यापक बनाया है। नवीन लेखकों के अनुदान में हम लॉर्ड ब्राइस का ये कथन समीचीन है कि अब लगता है कि समय आ गया है जब सरकार की वास्तविकताओं का उनके विभिन्न रूपों में अन्वेषण किया जाए। इस प्रकार ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और विषय क्षेत्र के बारे में हमने इसमें पढ़ा है।